मोहिनी की नई नई शादी हुई थी। पिछले 2 सालों से तो गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब गर्मी का क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में तो है नहीं बेटा। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, जा जल्दी से हम सबके लिए खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। ठीक है सासू माँ। मोहिनी किचन में खाना बनाने लगी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई। गर्मी की वजह से सबकी हालत बहुत खराब हो रही थी। उसके सास ससुर और पति सभी लोग बाहर हॉल में आ गए और हाथ वाले पंखे से हवा करने लगे। दूसरी तरफ मोहिनी के किचन में खड़े खड़े हालत खराब हो रही थी। इतने भारी भरकम कपड़े पहनने की मेरी तो आदत है नहीं, अगर मैं कपड़े पहनी रही तो मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। ऐसा करती हूँ, कपड़े उतार देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। मोहिनी ने साड़ी उतार दी और नीचे उसने पहले से एक छोटा सा ब्लाउज और छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। हॉल में बैठे उसके सास ससुर ये देखकर दंग रह गए। उसकी सास गुस्से में दौड़कर उसके पास गई। बहू, तेरे अंदर शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तूने सारे कपड़े उतार दिए। सासू माँ, मैं क्या करूं, मैं अपने मायके में शॉर्ट ड्रेस में ही रहती थी। इतनी गर्मी हो रही है, लाइट भी चली गई। यहाँ गैस की इतनी गर्मी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं खाना छोड़कर बाहर आ जाती, इसमें भी तो अपमान हो जाता। अच्छा, तू थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती, उसमें अपमान हो जाता, और जो तूने कपड़े उतार दिए इसमें कोई अपमान नहीं हो रहा। अरे सासू माँ, इतनी गर्मी लग रही है और खाना भी जल्दी बनाना है, तो मैं क्या करूं? ऐसा करो, आप ससुर जी और रौनक को लेकर कमरे में चले जाओ, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं सबको कमरे में बंद कर देती हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी सास ने बाहर जाकर सबको सारी बात बता दी। अब उसके ससुर जी अपनी आंखें बंद किए हुए कमरे के अंदर चले गए। रौनक भी घर के बाहर निकल गया। अब मोहिनी ने छोटे छोटे कपड़ों में ही सारा खाना बनाया और टेबल पर ले आई। अरे बेशरम, अब तो खाना बन गया है, अब तो ढंग के कपड़े पहन ले। ठीक है सासू माँ। मोहिनी अपने कमरे में गई और घूंघट वाली साड़ी पहनकर बाहर आ गई। सभी लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद आराम करने लगे। सुहाग रात की अगली सुबह मोहिनी किचन में सबके लिए चाय बनाने गई। इस किचन में आते ही ऐसा लगता है जैसे अंदर ज्वालामुखी उबल रहा हो। लगता है मुझे फिर से कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ आसपास कोई है नहीं, जल्दी से कपड़े उतार देती हूँ। मोहिनी ने फिर से अपने कपड़े उतार दिए और चाय बनाने लगी। तभी बाहर हॉल में उसके ससुर जी आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कमरे में चले गए। तेरे ससुर जी एक दिन शर्म के मारे ये दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर से तूने अपने कपड़े उतारे। सासू माँ, यहाँ आसपास कोई नहीं था और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं शॉर्ट ड्रेस में आ गई। पहले तू अंदर जा और पूरे कपड़े पहन कर आ, उसके बाद चाय बनाना। अब मजबूरी में मोहिनी कमरे में गई और साड़ी पहनकर आ गई। उसने चाय नाश्ता बनाया और सबको खिलाए भी। रौनक काम पर चला गया। दोपहर में मोहल्ले के कुछ आदमी उसके ससुर से मिलने आए। भाई साहब, इस बार तो तुम बहुत गर्मी करवाए हो। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे गर्मी और सर्दी करवाना सब मेरे हाथ में है। चलो, तुम लोग आ ही गए हो तो अपनी बहू के हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे बहू, जरा 3 कप चाय बना देना। ठीक है ससुर जी, अभी लेकर आई। मोहिनी किचन में जाकर चाय बनाने लगी, लेकिन उसे फिर से गर्मी लगने लगी। इसलिए उसने फिर से किचन में खड़े खड़े ही अपने सारे कपड़े उतार दिए और शॉर्ट ड्रेस में आ गई। बाहर बैठे उन आदमियों ने उसकी बहू को छोटे कपड़ों में देखकर घूरना शुरू कर दिया। भाई साहब, तुम्हारी बहू तो बहुत बेशर्म है। ये हमारी बेइज्जती करा के रहेगी। अरे सुनती हो, जरा अपनी बहू को कुछ समझाओ। उनकी आवाज सुनकर वहां पर तुरंत मोहिनी की सास आ गई। तू रहने दे बहू, मैं उन लोगों को चाय बनाकर पिला दूंगी। तू अपने सारे कपड़े उतार कर अपने कमरे में अपने आप को कैद कर ले। बहुत ज्यादा ही शौक है ना तुझे कपड़े उतारने का। अब उसकी सास ने सभी लोगों को चाय बनाकर पिलाई। गांव के आदमी वहां से चले तो गए, लेकिन उनके मन में वो बात पचने वाली तो थी नहीं। इसीलिए वो लोग गांव में जाकर बेशर्म बहू के बारे में चर्चाएं करने लगे। अरे तुम लोगों को पता है, हम तो समझते थे कि रौनक को बहुत अच्छी बीवी मिली है, लेकिन उसे बहुत बेशर्म बीवी मिली है। हाँ, ऐसा क्या हो गया भाई साहब? कहीं आपके साथ उसने कोई बेशर्मी तो नहीं कर दी? अरे कुछ ऐसे ही समझ लो। बात दरअसल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गजोधर भैया से मिलने गए थे। उन्होंने अपनी बहू से चाय बनाने को कहा, लेकिन जैसे ही वो किचन में चाय बनाने गई, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और छोटे छोटे कपड़े पहनकर चाय बनाने लगी। बताओ, बूढ़े बुजुर्ग लोग वहां बैठे हैं और उनके सामने नई नवेली बहू अपने कपड़े उतारने लगी। इससे बड़ी बेशर्मी और क्या हो सकती है? राम 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 राम, बड़ी बेशर्म बहू मिली है उसे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे। हर बार उसकी सास मना करती थी, लेकिन वो जैसे ही किचन में जाती थी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती थी। थक हार कर खाना बनाते समय उसकी सास घर का मेन दरवाजा बंद कर देती थी और अपने पति को कमरे में बंद कर देती थी।
ऐसे ही एक दिन उसकी सास अपनी बहू मोहिनी के साथ बाजार में सब्जी खरीद रही थी। तभी गांव की कुछ औरतों ने उन्हें देख लिया। अरे अरे, ये देखो, बेशरम बहू की बेशरम सास। अगर मैं इसकी जगह होती ना तो या तो खुद घर से निकल जाती या तो अपनी बेशरम बहू को ही घर से बाहर निकाल देती। अरे अरे छोड़ो, इन बेशर्मों की तरफ देखने से तो हमें भी पाप ही लगेगा। पहले तो ये हमें बहुत संस्कारी परिवार लगता था, लेकिन जब से इसकी बेशर्म बहू आई है ना, तब से पूरा परिवार बेशर्म हो गया है। देखा, आज तेरी वजह से पूरा गांव हमारी कितनी बेइज्जती कर रहा है। मैं चाहकर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती, वरना अभी तक मैं इनका मुंह तोड़ चुकी होती। जब अपनी ही गलती है तो उन्हें क्या कहें। सासू माँ, गांव वालों का क्या है, इन लोगों को तो बस दूसरों के घरों की बुराई करने के लिए कोई ना कोई बात मिलनी चाहिए। चुप कर, वो जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। पता नहीं कहाँ से बेशर्म बहू मिल गई हमें। इतनी बेइज्जती सहने के बाद हम तुझे घर से तो नहीं निकाल सकते, वरना तू दहेज प्रथा लगा देगी। हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे आज। उसके बाद मोहिनी के पति रौनक ने भी उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जितनी बार वो किचन में जाती अपने कपड़े उतार देती। अब जब कोई तरीका नहीं बचा तो रौनक अपने माता पिता को लेकर घर छोड़कर चला गया। उन्हें ढूंढते ढूंढते मोहिनी मार्केट में पहुंच गई तो देखा रौनक और उसके सास ससुर सड़क के किनारे कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। ससुर जी, सासू माँ, रौनक, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरी वजह से भीख मांग रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। आप लोग अपने घर में रहिए। नहीं मोहिनी, तुम आराम से उस घर में रहो, पूरे कपड़े उतार कर रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम तो हमारी बात मानोगी नहीं, तो हमें अपनी जिंदगी यहीं पर जीने दो, क्योंकि गांव वालों की बेइज्जती हमसे सहन नहीं होगी। नहीं नहीं, आप लोग घर चलिए। अब मैं हमेशा साड़ी में ही रहूंगी और घूंघट डाल कर रहूंगी, फिर चाहे मैं गर्मी की वजह से मर ही क्यों ना जाऊं। अगर आप लोगों की इज्जत और गांव की इज्जत पूरे कपड़े पहनने से ही बनती है तो यही सही। आप सबको मेरी कसम है, आप लोग चलिए मेरे साथ। बहुत मनाने के बाद उसके ससुर ने फैसला किया कि उसे एक मौका देना चाहिए, इसीलिए सारे लोग घर वापस आ गए। एक दिन जब वो खाना बना रही थी तभी उसे बहुत गर्मी लगी। नहीं, जिस चीज से मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती होती है वो मैं अब बिल्कुल नहीं करूंगी। अब चाहे जितनी भी गर्मी लगे, मैं कपड़े नहीं उतारने वाली। गर्मी की वजह से मोहिनी खाना बनाते बनाते बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। तभी वहां पर उसके सास ससुर आ गए। रौनक भी आ गया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। देखिए, लगता है आपकी बहू को गर्मी से एलर्जी है। किसी किसी को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अपने घर में एसी लगवा लीजिए, वरना इनका शरीर गर्मी झेल नहीं पाएगा। इतने भारी भारी कपड़ों में कोई भी बेहोश हो सकता है। खैर, डॉक्टर साहब ने इलाज किया और दवाइयां देकर चले गए। शाम को उसकी सास किचन में जाकर खाना बनाने लगी, लेकिन उसे भी बहुत गर्मी लगी और वो भी बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर आए और उसका इलाज किया। तब सास को समझ में आया कि उसकी बहू क्यों कपड़े उतारती थी। खैर, एक दिन जब गांव में दोपहर के वक्त सभी मर्द काम पर गए थे, तभी गांव के गजोधर चाचा अचानक बहुत बीमार हो गए। अरे मेरे बाबूजी को क्या हुआ? इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। आज डॉक्टर साहब ने इनको बुलाया था, लेकिन जब कोई है ही नहीं तो गाड़ी चलाकर कौन ले जाएगा इन्हें अस्पताल। वो औरत घर के बाहर खड़े खड़े चिल्ला रही थी, इसीलिए सारा गांव, मोहिनी और उसकी सास भी वहां पर पहुंच गए। मोहिनी से ये सब देखा नहीं गया। अरे, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। ये बाइक खड़ी है, किसी को बाइक चलानी नहीं आती क्या? बहू, गांव के सारे लड़के तो शहर गए कमाने और सबके आदमी काम पर गए, सब रात को आएंगे। मुझे बाइक चलानी आती है, पर मैं साड़ी पहनकर गाड़ी नहीं चला सकती। अब आप चाहे मुझे बेशर्म कहें या नालायक, पर अभी मेरी इज्जत से ज्यादा बाबूजी की जान जरूरी है। मोहिनी ने सबके सामने साड़ी उतार दी और शॉर्ट ड्रेस में आ गई। उसने बाइक स्टार्ट की। मोहिनी का ससुर उस बूढ़े आदमी को पकड़कर बाइक पर बैठ गया। मोहिनी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची और वो बच गए। मोहिनी, हमें माफ कर दे। हमने तुझे और तेरे परिवार को कितना उल्टा सीधा कहा, पर तूने ही हमारी मदद की। आज तेरी वजह से मेरे बाबूजी जिंदा हैं। बहू, माफी तो मैं भी तुझसे मांगती हूँ। चलो घर चलते हैं। उस दिन के बाद से मोहिनी की इज्जत उस गांव में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। बिहार के पटना जिले में एक बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। उस गांव में मनोहर का एक परिवार रहता था। मनोहर लंदन में झाड़ू लगाने का काम करता था, पर अब वो गांव वापस आ गया था। एक रोज उस गांव के दो लड़के गांव में घूम रहे थे। यार, छठ पूजा आने वाली है, गांव में रौनक होनी चाहिए, लेकिन पूरे गांव में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हाँ यार, गांव में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा गांव आखिर कहाँ चला गया? एक बच्चा तक नहीं दिखाई दे रहा है गांव में। चलो गजोधर चाचा की चाय की टपरी पर चलते हैं, शायद उनसे कुछ पता चले। हाँ, उन्हें तो पूरे गांव की खबर रहती है। चलो उनकी दुकान पर चलते हैं। दोनों लड़के गजोधर काका की चाय की टपरी पर गए, लेकिन उनकी दुकान भी बंद थी। दोनों लड़के हैरान हो गए। ये तो गजब हो गया, गजोधर काका तो अपनी दुकान कभी बंद नहीं करते।
कहीं सारे लोग अचानक गांव छोड़कर तो नहीं चले गए। चलो एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा गांव छान मारते हैं, देखते हैं कोई मिलता है या नहीं। दोनों लड़के पूरा गांव घूमने लगे, लेकिन उन्हें कोई पक्षी तक दिखाई नहीं दे रहा था। घूमते घूमते वो दोनों अचानक मनोहर के घर के पास पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा, अबे वो देख, अपना सारा गांव तो मनोहर के घर के बाहर खड़ा है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कहीं मनोहर के यहाँ कोई टपक तो नहीं गया? वो तो वहां जाने पर ही पता चलेगा, चलो चलकर देखते हैं। दोनों लड़के मनोहर के घर के पास पहुंच गए तो देखा कि गांव के लोग मनोहर के घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं। चाय की टपरी वाले गजोधर काका भी वहीं खड़े थे। अरे काका, हम आपकी दुकान पर गए थे, पर आपकी दुकान बंद थी। आप तो अपनी दुकान कभी बंद नहीं करते। पूरा गांव मनोहर के घर के बाहर क्यों खड़ा हुआ है? आखिर मामला क्या है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे लौंडो, तुम लोगों को नहीं मालूम? मनोहर विदेश से शादी करके एक अंग्रेजन को लाया है। हम सब उसी को देखने आए हैं। इस गांव में पहली बार कोई अंग्रेजन बहू आई है। अरे वाह, हमारे गांव में अंग्रेजन बहू आई है, फिर तो हमें भी देखना है। तभी गुस्से में मनोहर बाहर निकला। आप लोगों ने तो ऐसे भीड़ लगा रखी है जैसा मैं कोई नमूना ले आया हूँ। अरे मैंने दूसरे देश की लड़की से ही तो शादी की है और कुछ तो किया नहीं। अरे मनोहर बेटा, शादी के बाद जब बहू आती है तो पूरा गांव उसे देखने तो आता ही है। समझ ले वैसे ही सारे गांव वाले देखने आए हैं। इन्हें बहू का चेहरा देख लेने दे, इसके बदले में ये लोग उसे मुंह दिखाई देंगे। मनोहर की माँ के इतना बोलते ही करीब आधे गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी रुके रहे क्योंकि वो लोग मुंह दिखाई देने को तैयार थे। जेमी प्लीज कम, देखो गांव वाले तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। मनोहर के इतना बोलते ही जैमी अपने कमरे से बाहर आ गई। सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं और सबका मुंह खुला का खुला रह गया। हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? जेमी ये गांव है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें मैंने हिंदी सिखाई थी ना, इनसे हिंदी में बात करो। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? अरे गजोधर काका, तुम अपना मुंह बंद करो, जल्दी से मुंह दिखाई दो अपनी बहू को। अरे हाँ हाँ, अब बिल्कुल क्यों नहीं। बहू, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम इतनी गोरी कैसे हो? मैदा खाती हो क्या? थैंक यू सो मच काका, लेकिन मैं मैदा नहीं खाती। अरे वाह, हाँ हाँ, हमको काका बोली। अरे काका हो तो काका ही बोलेगी, पापा थोड़ी ही बोलेगी। सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। सभी ने जैमी की खूब तारीफ की और उसे मुंह दिखाई भी दी। खैर, सारे लोग उस अंग्रेजन बहू को देखकर चले गए। उसके बाद माँ, छठ पूजा आने वाली है। मैंने सोचा था कि इस छठ पूजा से पहले मैं अपना बहुत बड़ा घर बनवा लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे बेटा कोई बात नहीं, तूने एक अंग्रेज लड़की से शादी की है, लोग तो तुझे अमीर ही समझेंगे, भले ही हम गरीब हो। पिताजी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जैमी ने प्यार किया, मुझे पसंद किया। मैं तो लंदन की सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करता था, पता नहीं इसे मेरे अंदर क्या पसंद आ गया। अंकल, मनोहर को लगता है कि लंदन में सारे लोग अमीर ही होते हैं। आई एम ऑल्सो अ पुअर गर्ल, यू नो अंकल। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। मैं अनाथ आश्रम में रहती थी। एक बार हमारे अनाथ आश्रम के बाहर मनोहर झाड़ू लगा रहे थे और मुझे बचपन से इंडियन लोग और इंडियन कल्चर बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने इनसे दोस्ती कर ली। और पापा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लड़की मुझसे प्यार करने लगेगी। मैंने तो इससे सिर्फ इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी भी एक अंग्रेजन दोस्त होगी। कितनी बड़ी बात होती है ना अंग्रेजन दोस्त होना। लेकिन इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तब मुझे बड़ी हैरानी हुई। अंकल, आप ही बताइए, मुझे जिससे शादी करनी होगी उसे बताना तो पड़ेगा ही। मुझे इंडिया बहुत पसंद है। आई लव इंडिया। और आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगा। हम लोग भी एक दिन बहुत अमीर बन जाएंगे। मनोहर, तुम्हारे पास भले ही धन दौलत नहीं है, लेकिन परिवार की दौलत तो है। ये सारे गांव वाले कितना प्यार करते हैं तुमसे। मेरे पास ना ही धन दौलत है और ना ही परिवार की दौलत, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद मुझे परिवार की दौलत मिल गई है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जैमी बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें दूर से इंडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की भी कुछ बहुएं हैं ना, वो हमेशा अपने ससुराल की कमी ही निकाला करती हैं।
पर तुम तो हमारी कितनी तारीफ कर रही हो। बहू, 2 दिन बाद छठ पूजा है, वहाँ तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे इंडियन फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं। खैर, अगले दिन से ही मनोहर का परिवार छठ पूजा की तैयारी करने लगा। मनोहर जैमी को लेकर मार्केट गया और वहाँ से सूप, गन्ने और पूजा का सामान खरीदने लगा। मनोहर ने देखा कि मार्केट में सभी लोग जैमी को ही घूर घूर कर देख रहे थे। तभी अचानक मनोहर के दिमाग में एक आइडिया आया। जमी, देख रही है, सारे लोग तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। सारे ग्राहक, सारे दुकान वाले सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। ये सब देखकर मेरे दिमाग में बहुत अच्छा बिजनेस प्लान आया है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो व्हाट इज द प्लान मनोहर? यहाँ से चलो, घर चलकर इस बारे में मम्मी पापा के सामने डिस्कस करते हैं। ओके, फाइन। घर जाकर मनोहर ने अपने मम्मी पापा को अपने कमरे में बुलाया और प्लान के बारे में डिस्कस करने लगा। माँ, पिताजी, जब मैंने जैमी से शादी की थी उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। मैंने सोचा था मैं अपने बिहार में ही अंग्रेजी ढाबा नाम से एक ढाबा खोलूंगा। वहाँ पर जैमी भी रहेगी तो पटना के सारे ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पैसा भी तो चाहिए, और पैसा इकट्ठा करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया आया है। वैसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना जैमी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और अपना बिजनेस खड़ा करना हम जैसे गरीबों के लिए किसी वॉर से कम नहीं है। अरे वो सब छोड़ मनोहर, तू जल्दी से बता, तूने आखिर क्या सोचा है? पिताजी, कल छठ पूजा है। हर छठ पूजा वाले दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। मेले में लोग अलग अलग तरीके के करतब दिखाकर पैसे कमाते हैं। मैंने आज मार्केट में देखा, सब लोग जैमी को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। तो उस मेले में मैं भी एक छोटी सी दुकान लगाऊंगा। पर्दे के दूसरी तरफ जैमी रहेगी और बाहर में एक बोर्ड लगाकर बैठूंगा, जिस बोर्ड पर लिखा होगा, मनोहर की अंग्रेज बहू को देखे मात्र 10 रुपए में। अंग्रेज बहू को देखने के लिए मैं सिर्फ लोगों से 10 रुपए लूंगा। 10 रुपए में 10 मिनट तक वो जैमी से मिल सकते हैं और बात भी कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कैसा लगा प्लान? प्लान तो बिल्कुल नया है बेटा, लेकिन क्या लोग जैमी को देखने के लिए 10 रुपए खर्चा करेंगे? पिताजी, ये गांव है, हमारे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। 10 की जगह मैं 100 रुपए भी रखता ना तो भी लोग जरूर आते, लेकिन मैं लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। खैर, छठ पूजा वाला दिन आ गया। पहले तो जैमी ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर छठ पूजा की। चारों तरफ मेला लगा हुआ था, रौनक देखने लायक थी। फिर मनोहर ने अपनी दुकान लगा ली। पर्दे के दूसरी तरफ जैमी बैठी थी। बाहर बोर्ड पर लिखा था, 10 रुपए में अंग्रेज बहू देखो और उनसे बातें करे। देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई और 10 रुपए देकर उसकी बीवी जैमी को देखने लगे। उस छठ पूजा वाली रात मनोहर ने ढेर सारा पैसा कमा लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी रह गए। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पैसे आ गए, लेकिन अभी भी 90% लोग मेरी बीवी को देख नहीं पाए। उनका दिल टूट गया। तो अब मैं ये दुकान कल से अपने घर में लगाऊंगा, जब तक सारे लोग जैमी को देख नहीं लेते। अगले दिन मनोहर ने आसपास के सभी गांव में अपनी दुकान के बारे में ऐलान कर दिया। अब जो भी मनोहर के घर आता 10 रुपए देकर जैमी से बात करता। लोगों की लाइन लगी रहती थी अंग्रेज बहू को देखने के लिए। ऐसा करके उसने 1 महीने में लाखों रुपए कमा लिए और उसके बाद उसने ये काम बंद करके एक ढाबा खोल लिया, जिसका नाम रखा अंग्रेजन बहू का ढाबा। अब उस ढाबे पर जैमी से मिलने के बहाने लोग खूब आया करते, जिससे उसकी बहुत कमाई होती थी। अब मनोहर का परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा और 1 साल के अंदर अपना घर भी बहुत अच्छा बनवा लिया।